हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद मी चैनल। आज एक और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हम आपके सामने लेके हाजिर हैं। तो अभी तक हमारी भक्ति काल से टोटल कुल 19 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। आज हमारी 20वीं प्रैक्टिस सेट है। तो अभी तक हम संत काव्य और सूफी काव्य की तरफ हमने अभी तक एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है कल। आज हमारा सूफी काव्य पे ये दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। ठीक है, तो 165 क्वेश्चन तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, आज हमारा 166वें क्वेश्चन से हम कंटिन्यू करेंगे। तो भक्ति काल में मैंने आपको बताया है, हर लेक्चर में ही बताता हूँ कि 6 खंड हैं भक्ति काल में, जिसमें से निर्गुण, सगुण, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति। ठीक, ये 4 है। 4 के अंतर्गत भी जैसे निर्गुण में 2 हैं, संत हैं और सूफी हैं। ठीक है, अर्थात ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। तो इस समय हम प्रेमाश्रय शाखा पे अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं। तो हमारी आज की 20वीं प्रैक्टिस सेट है। तो 165 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो जहाँ तक आपको पता है कि एग्जाम्स और एक और न्यूज़ आ चुकी है कि बिहार में जो है आचार संहिता लागू हो चुकी है। तो वहाँ पे इलेक्शन के चुनाव डेट आ चुके हैं। तो अब तो जो भी एग्जाम्स होने वाले थे वो पॉज हो जाएंगे। तो अब देखिए कब एग्जाम्स होते हैं। नवंबर में एग्जाम्स, नवंबर में वो इलेक्शन की डेट आई है। रिजल्ट अब नवंबर में ही है। फिर देखिए अब आगे आपके एग्जाम्स कब होते हैं। लेकिन अभी आपके पास काफ़ी अच्छा मौका है, एलटी ग्रेड के रूप में, जीआईसी के रूप में, ईएमआरएस के रूप में। तो आप उस पर फोकस करिए। आपके पास मौक़ों की कमी नहीं है, बस आप अपना मेहनत करते रहिए। ठीक है, ये ना सोचिए कि हाँ चुनाव आ गए हैं बिहार में तो अब एग्ज़ाम डिले हो जाएंगे। एग्ज़ाम जो भी डिले होंगे होंगे, लेकिन आपके पास और भी सारे एग्जाम्स हैं। ठीक है, तो आपको जो है बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। एलटी ग्रेड के लिए अच्छे से लगना है। जीआईसी उसके बाद तुरंत होगा। एलटी समाप्त होने के बाद तुरंत जो जीआईसी में आपको सबका सिलेबस सेम होता है। मैं बताया सबका सिलेबस, जैसे विषय सूची जो सबकी सेम होती है, एग्जाम पैटर्न भी सेम है। जीएस के क्वेश्चन और आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है। रोज हमसे 2 बजे ज्वाइन करना है हमारी क्लास। हम 2 बजे लाइव आते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने आदिकाल से सारे प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। तो जिन्होंने नहीं देखे हमारी रिकॉर्डेड क्लास स्टडी विद मी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने आपकी सुविधा के लिए सब सब्जेक्ट्स की, सब एलटी के लिए, सीटेट के लिए अगर अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है, तो जिससे आपको खोजने में कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेशन को शेयर करते रहिए, सेशन को शेयर करते रहिए। ठीक है, तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से ये हमारा 20वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, कौन सा प्रैक्टिस सेट है? तो 20वां प्रैक्टिस सेट है। नीरज कुमार जी नमस्ते। 20वां प्रैक्टिस सेट है। कौन सा है? 20वां प्रैक्टिस सेट है। 20वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? सर यूपी टीजीटी पीजीटी का क्लियर हुआ? रीमा जी आप बहुत समय से आज आप आ गई हैं, अभी तो कुछ क्लियर नहीं हुआ है। आयोग देखिए क्या करता है। अभी आज आंदोलन होने वाला था जो कि स्थगित हो चुका है। अब आगे देखिए आयोग की कुछ मंशा कुछ ठीक नहीं लग रही है कि कब वो 2026 में ही जाके जो भी होगा होगा। 25 में तो कोई उम्मीद नहीं है। अभी जो टीजीटी के एग्जाम है दिसंबर में प्रस्तावित, आप देखिएगा कुछ दिनों पहले ऐसी ही नोटिस आएगी कि अपरिहार्य कारणों से रद्द कर दिया गया है। तो आप निराश ना होइए, आप एलटी पे ध्यान दीजिए। फिर जीआईसी है, ठीक है, तो आप उसको छोड़िए। वो आयोग जो है बिल्कुल भी एग्जाम कराने की मंशा में नहीं है। वो किसी ना किसी वजह से देखिए क्या करता है, आगे कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो आप एलटी पे ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से। जी, नीरज जी का आंसर आ चुका है डी। पहला है अक्षरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षरों को लेकर सिद्धांत संबंधित चौपाइयां कही गई है। ये एकदम सही है। दूसरा है दूसरा है आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। ठीक है। तीसरा है पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण पूर्णता को प्राप्त मिली है। सही है। डी है
पद्मावत पूर्णतः ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। जी आंसर आने शुरू हो गए हैं। नीरज जी का, रीमा जी का डी आ रहा है। जी सही है, डी क्वेश्चन, जो डी विकल्प है एकदम सही है, क्योंकि आचार्य शुक्ल ने जो बोला था, वो बोला था कि पद्मावत पूर्णतः ऐतिहासिक तथ्यों पर ही नहीं आधारित है, कुछ कल्पना पर भी आधारित है। ठीक है, कुछ भाग ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है और कुछ भाग कल्पना पे आधारित है। तो वन का 166 का जो होगा, डी आंसर सही होगा। जी सही है। 167 की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए बताइए 167 का आंसर, जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। फिर लास्ट में हम वन लाइनर भी करेंगे। जो पिछली जो प्रैक्टिस सेट हो चुकी है, उसके आधार पर हम आपसे क्वेश्चंस करेंगे। चलिए 167वें क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि पद्मावत में उल्लेखित राजा रत्नसेन कहाँ के राजा थे? ए चित्तौड़गढ़, बी कुंभलगढ़, सी बीकानेर या डी रणथंभौर। चलिए आंसर कीजिएगा 167 का, 167 का आंसर कीजिएगा कि पद्मावत में उल्लेखित राजा रत्नसेन कहाँ के राजा थे? ए चित्तौड़गढ़, बी कुंभलगढ़, सी बीकानेर या डी रणथंभौर। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। जी आंसर आने शुरू हो गए। नीरज जी के 67 का ए, रीमा जी के 67 के। सेशन को लाइक कर दिया करिए, सेशन को लाइक कर दिया करिए। तो ठीक है, 167 का ए आंसर आ रहा है, जो कि एकदम सही है। पद्मावत में जो उल्लेखित राजा रत्नसेन हैं, वो कहाँ के थे? वो चित्तौड़गढ़ के राजा थे। कहाँ के? चित्तौड़गढ़ के। चलिए वेरी गुड, 168 की तरफ चलते हैं। 168, चलिए बताइए 168। सूफी साधना में ये जो चार पड़ाव हैं, सूफी साधना के ये जो चार पड़ाव हैं, इनमें से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? शरीयत, तरीकत, मलकत, मारिफत। शरीयत, तरीकत, मलकत और मारिफत, कौन सा नहीं है? और जो नहीं है उसके स्थान पे कौन सा होना चाहिए, ये भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सूफी साधना की जो चार पड़ाव हैं, उसमें में से कौन सा, चार पड़ाव में से कौन सा नहीं है? शरीयत, तरीकत, मलकत और मारिफत। 68 का सी आंसर आ रहा है। नीरज जी, रीमा जी, हाँ सही है। इसके स्थान पे कौन सा होगा ये भी बताइए कमेंट करके। जी 68 का सी सही आंसर है। इसके स्थान पर कौन सा होगा? मलकत के स्थान पर क्या नाम आएगा? कमेंट करके बताइए। मलकत के स्थान पर क्या नाम आएगा? जी रीमा जी का आंसर आ चुका है, हकीकत। सही है, हकीकत। चलिए एक बार इस पॉइंट पे हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं। चलिए कुछ पॉइंट्स क्लियर कर देते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चार जो पड़ाव हैं, चार पड़ाव सूफी साधना के चार पड़ाव, ठीक, चार पड़ाव। चलिए इस चारों पड़ाव को क्लियर कर देते हैं, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हकीकत जी, रीमा जी, जी जी नीरज जी, हकीकत ठीक है। नमस्ते रीना जी, नमस्ते। एक चार पड़ाव क्लियर कर देते हैं, फिर आगे चलते हैं। एक शरीयत है, शरीयत है, तरीकत है, तरीकत है, और ये किस किस चीज से संबंधित है, ये भी आप लोग कमेंट करके बताइए। किस किस चीज से संबंधित है? शरीयत, तरीकत, तरीकत, हकीकत, हकीकत और मारिफत, मारिफत। ठीक, ये सूफी साधना की चार पड़ाव हैं। चलिए शरीयत किससे संबंधित है? तो धर्म ग्रंथों के विधि निषेधों से। धर्म ग्रंथ, ग्रंथों के विधि निषेध, विधि, ठीक, धर्म ग्रंथों के विधि निषेध, ये पहला इससे संबंधित है। ठीक है, दूसरा किससे संबंधित है जल्दी बताइए। तो दूसरा है, कमेंट करके आप लोग भी बताइए। दूसरा है हृदय की शुद्धता। किससे संबंधित है? हृदय की शुद्धता। ठीक, ठीक है। और तीसरा जो हकीकत है, किससे संबंधित है? तो सत्य बोध से, सत्य बोध से।
ठीक है, हकीकत किससे संबंधित है? सत्य बोध से। ठीक। और चौथा जो लास्ट है वो है सिद्धावस्था। चौथा जो लास्ट है वो है सिद्धा अवस्था। सिद्धा अवस्था अर्थात आत्मा और परमात्मा का मिलन। आत्मा और परमात्मा का मिलन। परमात्मा का मिलन। आत्मा और परमात्मा का मिलन। ठीक है। हाँ हाँ, देख लीजिए आप लोग, ये देख लीजिए। पहला शरीयत है धर्म ग्रंथों के विधि निषेध से संबंधित। दूसरा तरीकत है हृदय की शुद्धता। तीसरा हकीकत है सत्यबोध। और चौथा मारिफत है वो सिद्धावस्था या आत्मा परमात्मा का मिलन। ठीक। नोट कर लीजिएगा, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, हो गया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन जो हमारा है वो है सूफी साधना की चार पड़ाव में से नहीं है तो सी नहीं है। ठीक है। चलिए, 168 का सी आंसर सही होगा। 169 की तरफ चलते हैं। चलिए, इसका आंसर कीजिएगा आप लोग, जल्दी जल्दी इसका आंसर कीजिएगा। 169 का आपके स्क्रीन पे है। 169 का आंसर कीजिएगा। 169। सन 927 कथा आरंभ बैन कवि कहाँ में? 927 का ईस्वी सन क्या होगा? में 927 का ईस्वी सन क्या होगा? ठीक है। 927 चलिए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा, काफी इजी क्वेश्चन है। 1540। रीना जी का आंसर है 1540। 1540। चलिए, दूसरा आंसर आए 1540। रीना जी का आंसर पहले आ चुका है 1540। सन 927 कथा आरंभ बैन कवि कहाँ? जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। जी, रीमा जी का आंसर आ गया पद्मावत जी। पद्मावत है। पद्मावत है, इसका आंसर कीजिएगा। पद्मावत से ही रिलेटेड है, लेकिन इस ईस्वी सन क्या होगा? सन 927 का ईस्वी सन क्या होगा? तो जो इसका ईस्वी सन होगा, जी पद्मावत ठीक है, ईस्वी सन बताइए रीमा जी। रीना जी का आंसर आ चुका है 1540। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। सन 927 कथा आरंभ बैन कवि कहाँ? ठीक है, जल्दी आंसर कीजिएगा। 169 का आंसर कीजिएगा रीमा जी। 1540 सी। 1540। ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन है। 1540। चलिए, इसको स्किप करते हैं, मैं आपको मैं बताता हूँ कुछ देर में। चलिए, 170 का बताइएगा। 170। 170 रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या होगा? चलिए, इस ऐसे क्वेश्चन के आंसर देने के लिए पहले आपको जो है जो भी रचनाएं दी रहती है उनका प्रकाशन वर्ष याद करना बहुत ही जरूरी है। उसको रट रट के दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा जल्दी। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? ए अनुराग बासरी, बी मृगावती, सी ज्ञानदीप या डी इंद्रावती? चलिए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा।
जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। कौन सा क्रम पहले आएगा? रीना जी का आंसर आ चुका है, रीमा जी का आंसर आ चुका है, 70वें का सी। 70वें का सी। अगर आप लोग कमेंट करके ईस्वी सन भी बता देंगे तो काफी अच्छा रहेगा। कमेंट करके ईस्वी बता देंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए ईस्वी बताइए मृगावती का। मृगावती का सन रचना वाला हमें नहीं आता है। याद तो करना पड़ेगा ना रीमा जी, याद तो करना पड़ेगा। चलिए मैं बताता हूँ, मृगावती की जो रचना हुई है, मृगावती की रचना हुई है 1503 ईस्वी, ठीक। मृगावती की रचना 1503, ज्ञानदीप की 1619, इंद्रावती 1744। ठीक है, दिख रहा है ना? थोड़ा साइड में हो गया है। 1700 अनुराग वासरी 1764। चलिए 103 मृगावती, 103 नहीं 1503। चलिए कोई बात नहीं। तो जो आंसर इसका सही होगा वो होगा सी। सी आंसर सही होगा, एकदम सही सी। रीना जी, रीमा जी, एकदम सही आंसर आप लोगों का। 171 की तरफ चलते हैं। चलिए बताइए, 171 का आंसर कीजिएगा जल्दी से। 171 का आंसर। 171 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि जायसीकृत पद्मावत में कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है? सोरठा दोहा, चौपाई दोहा, चौपाई सोरठा या दोहा सोरठा? उत्तराखंड एलटी में पूछा गया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जायसीकृत पद्मावत में एक प्रयुक्त छंद है? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। पद्मावत में प्रयुक्त छंद है। रीमा जी का आंसर आ चुका है 71 का बी। रीमा जी, काफी अच्छी तैयारी है आपकी। चलिए, रीना जी का आंसर भी वेरी गुड वेरी गुड। दोहा चौपाई, चौपाई और दोहा किसकी है? तो पद्मावत में दोहा है चौपाई, या चौपाई दोहा जो भी कह लीजिए। 71 का बी आंसर सही होगा, 71 का बी आंसर सही होगा। चलिए 171 क्वेश्चन हमारे भक्ति काल के महत्वपूर्ण 171 क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। अभी ये सूफी काल से कल और अच्छे क्वेश्चन मैं ले आऊंगा, शुक्ल की बुक से और बच्चन जी की बुक से। कल थोड़ा लेवल थोड़ा हाई रहेगा क्वेश्चन का, ठीक है? तो आप 2 बजे कल हमारे साथ जुड़िएगा। और जो कल का प्रैक्टिस सेट काफी अच्छा रहेगा, काफी हाई लेवल के क्वेश्चन मैं ले आऊंगा आपके प्रैक्टिस सेट में, ठीक? तो 172 की तरफ चलते हैं। 172 की तरफ चलते हैं। जी, भाषा अवधि, ठीक है, वेरी गुड। सर, उतार दे रही हूँ। जब डर के आपका इतना आंसर सही हो जा रहा है, सब क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि मुल्ला दाऊद की भाषा क्या है? मुल्ला दाऊद की भाषा क्या है? पश्चिमी परंपरा से संपृक्त शैली, साहित्यिक अवधि, पहाड़ी मिश्रित अवधि, ठेठ अवधि? चलिए आंसर कीजिएगा 172 का। 172 का आंसर कीजिएगा जल्दी जल्दी। मुल्ला दाऊद की, मुल्ला दाऊद की भाषा क्या है? 72 का आंसर रीना जी का आ चुका है, ठेठ अवधि। ठेठ अवधि। रीमा जी का भी आंसर 72 का डी एकदम सही है। ठेठ अवधि क्या है? ठेठ अवधि। मुल्ला दाऊद की भाषा क्या है? तो ठेठ अवधि, वेरी गुड। 173 की तरफ चलते हैं। जायसी ने पद्मावत में जो 12 मासा पद्धति का प्रयोग किया है वो किसके लिए किया है? पहला तो नक्सिक वर्णन में किया है 12 मासा, बी विरह वर्णन में किया है, सी आध्यात्मिक साधना में किया है, डी सौर्य चित्रण में, या ई मसनवी शैली में किया है? जी,
नहीं नहीं, इनकी भी है। जो मुल्ला दाऊद रचना है, मुल्ला दाऊद की जो रचना है चंदायन, उसमें उन्होंने ठेठ अवधि का प्रयोग किया है। ठीक है, 1379 ईस्वी में रचित है। राम कुमार वर्मा ने ये पहली रचना माना है। तो मुल्ला दाऊद की चंदायन, उसकी भी भाषा ठेठ अवधि है। ठीक है रीमा जी, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि पद्मावत में 12 मासा पद्धति का उपयोग किस लिए किया गया है। चलिए 73 का आंसर कीजिएगा, जल्दी जल्दी 73 का आंसर कीजिएगा। 73 का आंसर कीजिएगा। 73, 74 नहीं रीमा जी, 73, 73। 73 का रीना जी का सी आ रहा है, आध्यात्मिक साधना जी नहीं, सी नहीं होगा। तो 73 का जो होगा बी होगा, विरह। जो नागमती का विरह वर्णन है, या नागमती वियोग खंड है, जो हिंदी साहित्य की एक अनुपम विधि जिसे माना गया है, उसमें उन्होंने 12 मासा का वर्णन किया है। किसका? 12 मासा का वर्णन किया है। ठीक है, चलिए 73 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं अब तक के। तो आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं? आप जरूर कमेंट करिए करिए कि क्वेश्चंस इजी हैं, अच्छे लेवल के हैं, तो और भी अच्छे लेवल के हम क्वेश्चंस ले आएंगे। ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर बताया करिए, और सेशन को शेयर कर दिया करिए। सेशन को शेयर कर दिया करिए। 74 की तरफ चलते हैं। 74 काफी इजी क्वेश्चन। 74 काफी इजी क्वेश्चन है कि सूफी काव्य परंपरा की जो सर्वश्रेष्ठ रचना है वो कौन सी है। चलिए बताइए, सूफी काव्य की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? मधुमालती, मृगावती, माधवानल, और डी पद्मावत। जी जी, रीमा जी आंसर कीजिएगा। सूफी काव्य की सर्वश्रेष्ठतम रचना कौन सी है? चलिए बताइए। 74 का डी आ रहा है। 74 का डी आ रहा है। एक दो पॉइंट है इसके विषय में मैं बता देता हूँ। जो पद्मावत है, एकदम सही आंसर है आप लोगों का 74 का डी। रीना जी पद्मावत, ठीक है, वेरी गुड। चलिए 74 का डी आ रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो पद्मावत है, चलिए कमेंट करके बताइए पद्मावत कितने खंडों में है। कमेंट करके बताइए पद्मावत कितने खंड में है। खंडों की संख्या बताइए कमेंट करके। ठीक है, इसमें जो अलंकार है, अलंकार किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अर्थात मनहु मानो जनहु जानो, ये होता है उत्प्रेक्षा का पहचानने की ट्रिक। चलिए पद्मावत के खंडों की संख्या बताइए। पद्मावत में कितने खंड हैं, कमेंट करके बताइए। पद्मावत में कितने खंड हैं? अभी तक कमेंट नहीं आ रहा है। तो पद्मावत में कितने खंड हैं? चलिए, पद्मावत में टोटल कुल कमेंट नहीं आ रहा है, तो 57 खंड है। उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो ये जो जायसी है, जायसी जो है वो अमेठी के, जी रीमा जी, जी 57 खंड, वेरी गुड। जायसी जो है अमेठी के, जायसी, जायसी कहाँ रहते थे? तो अमेठी के जायस नामक स्थान पर रहने के कारण इनका जायसी नाम पड़ा था, ऐसी मान्यता है। ठीक, जायस नामक स्थान पर। पद्मावत के जो कौन किसका प्रतीक है, अभी मैंने क्वेश्चंस रखे हैं। कौन कौन से कैरेक्टर हैं इसमें, तो कौन किसका प्रतीक है उससे भी क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, अजय जी, यस सर। जी, रीमा जी 1500, जी जी 1540, वेरी गुड। 1540। और 1545 में कौन सी रचना है? 1545 में कौन सी रचना है? कमेंट करके बताइए। 1540 में तो पद्मावत है, 1545 में कौन सी रचना है? चलिए क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ये तो हो गया, अमेठी जायस जी।
175 की तरफ, 175 का क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। 175 क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप लोग। 175 की शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। ए मंझन, बी कुतुबन, सी जायसी, डी उस्मान। ठीक है। ए मंझन, बी कुतुबन, सी जायसी या डी उस्मान। चलिए। 75 का आ रहा है सी। जी रीमा जी। चलिए। 75 का सी आ रहा है। हाजी बाबा के कौन से थे? तो रीमा जी का आंसर एकदम गलत है। आपके नंबर कट चुके हैं और दूसरा मौका आपको नहीं मिलेगा। अब आपको सही करने का मौका नहीं मिलेगा। रीना जी का भी गलत है। दोनों आंसर अभी तक गलत आए हैं। ठीक है। तो जो हाजी बाबा के वो शिष्य थे, पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। पूरा क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़िएगा। तो दोनों क्वेश्चन आप 75 का सी नीरज जी गलत है। जायसी नहीं है। जायसी नहीं है। जायसी नहीं है। यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? हाजी बाबा। हाजी बाबा के शिष्य कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। तो ये तो अमीर खुसरो की तरफ आप लोग चले जाएंगे। निजामुद्दीन औलिया ये अमीर खुसरो के। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। जो हाजी बाबा के कौन शिष्य थे? हाजी बाबा के शिष्य का नाम पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक। किसके? तो हाजी बाबा के शिष्य का नाम। हाजी बाबा के शिष्य कौन है? निजामुद्दीन औलिया। तब हाजी बाबा के शिष्य कौन है? चलिए बताइए, हाजी बाबा के शिष्य कौन है? तो जो डी ऑप्शन है, उस्मान। उस्मान थे। कौन थे? उस्मान। हाजी बाबा के शिष्य कौन थे? उस्मान थे। डी अजय जी का आंसर है। डी सही आंसर है अजय जी का। जी डी ऑप्शन सही होगा, उस्मान। उस्मान। तो नोट कर लीजिएगा। जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना है। दिनेश जी का उस्मान। जी उस्मान। वेरी गुड। वेरी गुड, उस्मान होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 76 का। चंदायन की रचना कब हुई? बहुत इजी क्वेश्चन, तुरंत आंसर कीजिएगा बिना कुछ देरी किए। चंदायन की रचना कब हुई? चंदायन की रचना कब हुई? चंदायन की रचना कब हुई थी? ए 1379, बी 1503, सी 1540 या डी 1370। चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। रीमा जी, दिनेश जी, अजय जी, रीमा जी का आंसर आ चुका है। 1503। 1503। रीमा जी 1503 तो कुतुबन की कृत मृगावती का रचना काल है। अभी मैंने आपको बताया था 1503। इसमें चंदायन का पूछ रहे हैं, किसका आंसर आज अजय जी का आ चुका है। 76 का ये। नीरज जी का, दिनेश जी का, अजय जी का 1379। 1379 है। ठीक है। मुल्ला दाऊद कृत चंदायन का जो रचना काल है वो 1379 ईस्वी है। चलिए एकदम सही आंसर है। रीमा जी आपका आंसर गलत है। आपने एक बार गलत दे दिया तो बार बार मौके नहीं मिलते। ठीक है। दिनेश जी, नीरज जी, 76 का ए ऑप्शन सही है। चलिए वेरी गुड। 76 का ए ऑप्शन सही है। जी 1503 में जो है कुतुबनकृत मृगावती की रचना है। अभी मैंने आपको बताया था कि मृगावती 1503 है, ज्ञानदीप 1619 है, इंद्रावती 1744 है और अनुराग बासरी 1764 है। तो प्रकाशन वर्ष आपको याद करने बहुत जरूरी है। ठीक है। तो जो आयोग को मैं बता चुका हूँ कि आयोग जो है अब नए पैटर्न से एग्जाम कराता है। जैसे नेट में पूछते थे, प्रकाशन वर्ष से ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन नेट में पूछे जाते थे। ठीक है। तो अब वही पैटर्न आयोग भी करता है। प्रकाशन वर्ष सुमेलित करना और जो कथन के हिसाब से क्वेश्चंस के आंसर देना, निष्कर्ष कथन जो भी दिए रहते हैं
तो उसके आधार पे भी आपको पूरा जो है एक्सप्लेनेशन पढ़ना जरूरी है। ठीक है, ऊपर ऊपर तो क्वेश्चन आते ही हैं, रचनाओं से रिलेटेड, रचनाओं के अंतर्गत कौन सी कथाएं आती हैं उससे भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अब आयोग इनसे भी क्वेश्चंस लिखने लगे हैं। चलिए, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 177वें क्वेश्चन की तरफ। चलिए बताइए, क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। जी जी, अवधी भाषा, पद्मावत की भाषा अवधी है। पद्मावती 1545 जी। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा जल्दी से, कि मोही का हंसे से के कोहरई, इसका क्या तात्पर्य है? मोही का हंसे से, क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। मोहिका हंसेसी की कुम्हरही। ऑप्शंस आपके सामने हैं, कि कुम्हार मुझे देखकर हंसता है, मेरे हंसने से, बी ऑप्शन, मेरे हंसने से क्रोधित हो गए, मुझ पर हंसते हो, या उस कुम्हार पर, सी ऑप्शन डी, मुझे क्रोध दिलाकर हंसते हैं। 77 का सी आंसर आ चुका है नीरज जी का, रीना जी का, रीमा जी का। ठीक है, जायसी ने कहा था, ठीक है, वेरी गुड, जायसी ने कहा था, और किससे कहा था? कमेंट करके बताइए किससे कहा था। 77 का आंसर आ रहा है सी, जो कि एकदम सही है। 77 का आंसर आ रहा है जी। जी, शेर शाह सूरी को, वेरी गुड दिनेश जी। तो जो वाक्य था, जो कहानी थी, एक बार क्या हुआ था कि शेरशाह सूरी जो कि जायसी की प्रसिद्धि को सुनकर काफी प्रभावित हुए थे, तो उन्होंने अपने दरबार में जायसी को बुलाया था। ठीक है, तो जायसी जैसे ही उनके दरबार में पहुंचे, तो जायसी के रंग रूप को देखकर, उनकी क्रूरता को देखकर वो हंस दिए। ठीक है, उन्होंने मुस्कुरा दिया, हंस दिया। तो इसी पे जायसी ने कहा था कि मोहिका हंसे से की कोहरई, अर्थात तुम मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर जिसने मुझे बनाया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा सी, इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, वेरी गुड। अब 178 की तरफ चलते हैं, 178 की तरफ। चलिए, 178 क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। 178 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यानक परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यानक परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? ए सत्यवती कथा, बी चंदायन, सी मृगावती, या डी हंसावली। चलिए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। इसके प्रस्तोता कौन है जो प्रेम आख्यान पर, जैसे मुल्ला दाऊद को जो है, मुल्ला दाऊद की चंदायन को पहली रचना कौन मानते हैं? तो राम कुमार वर्मा मानते हैं। उसी प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम आख्यानक परंपरा, 78 का आंसर आना शुरू हो चुका है जी। रुद्र जी, राधे राधे, राधे राधे। रीना जी का आंसर मृगावती, नीरज जी का, जी दिनेश जी का, दिनेश जी चंदायन नहीं होगा, चंदायन तो राम कुमार वर्मा ने माना है, इसमें शुक्ल जी के अनुसार पूछ रहे हैं। जी, अजय जी का आंसर है 178 का, रीमा जी का सी, रीना जी का सी, नीरज जी का सी, पंकज पाल जी का सी, मृगावती, वेरी गुड। देखिए, किसने मृगावती को माना है? कुतुबन कृत, कुतुबन कृत, मृगावती के रचनाकार कौन है? कुतुबन है। कुतुबन कृत कौन है? कुतुबन कृत मृगावती 1503 ईस्वी में किसने माना है? किसने माना है? तो आचार्य शुक्ल ने। किसने माना है? तो आचार्य शुक्ल ने। ठीक है, वेरी गुड, सी आंसर 78 का सी आंसर सही होगा। 78 का सी आंसर सही होगा। 79 की तरफ चलते हैं। 79 स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन, कि पद्मावत की जो रचना शैली क्या है? 79, 179, पद्मावत की रचना शैली क्या है? जी दिनेश जी, जी शुक्ल जी के अनुसार जी, पद्मावत की रचना शैली क्या है? ए मुक्त गीतात्मक शैली, बी ए मुक्त गीतात्मक शैली, बी संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध शैली, सी लोकगीतों की शैली, या डी फारसी की मसनवी शैली। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा जल्दी जल्दी। जी, रीमा जी का आंसर डी आ चुका है, दिनेश जी का डी, अजय जी का डी, वेरी गुड। जी, रीना जी का भी डी, नीरज जी का डी, फारसी की मसनवी शैली, ठीक है, रुद्र जी का डी, वेरी गुड। सबकी तैयारी काफी अच्छी है, वेरी गुड, डी होगा फारसी की मसनवी शैली।
मसनवी का अर्थात जिसमें चौपाई के साथ दोहा का भी प्रयोग हो, तो उसको हम सब कह लेंगे मसनवी शैली। ठीक, चौपाई प्लस दोहा, जिसमें चौपाई के साथ दोहा का प्रयोग हो, जिसमें चौपाई के साथ दोहा का प्रयोग हो, उसे हम मसनवी शैली कहेंगे। इसको लिख लीजिएगा, मसनवी शैली अर्थात चौपाई प्लस दोहा, फारसी की मसनवी शैली। वेरी गुड, होगा डी ऑप्शन सही होगा। टेलीग्राम जी ग्रुप है, टेलीग्राम स्टडी विद मी चैनल से टेलीग्राम ग्रुप है। चलिए, मसनवी शैली 171 का डी, 171 का डी, 180 80वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। 180वां क्वेश्चन जो है कि भक्तिकालीन किस काव्य धारा में परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष रूप में चित्रित किया गया है? ठीक है, भक्तिकालीन किस काव्यधारा में परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष के रूप में चित्रित किया गया है? चलिए, 180 का आंसर आना शुरू हो गया है। दिनेश जी का आ रहा है बी, अजय जी का आ रहा है, रुद्र जी का सी आ रहा है, सी नहीं होगा। रुद्र जी, रीना जी का सूफी, रीमा जी का बी, वेरी गुड वेरी गुड। नीरज जी का बी, वेरी गुड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा, क्या होगा, वो होगा बी, सूफी काव्य धारा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? तो सूफी काव्य धारा के अंतर्गत परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष में चित्रित किया गया है। चलिए, जैसे एक सूफी काव्य धारा में इश्क मजीजी, इश्क मजाजी अर्थात लौकिक प्रेम से इश्क हकीकी अर्थात अलौकिक प्रेम में चित्रण करना ही वो उनकी सूफी काव्य धारा की प्रमुख विशेषता है। जो कि क्वेश्चन में दिया गया है कि परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष के रूप में चित्रित किया गया है। इश्क हकीकी से इश्क मजीजी की तरफ परिलक्षित होना ही इनका प्रमुख विशेषताओं में से एक है। वेरी गुड, बी होगा बी। चलिए, 181 की तरफ चलते हैं। 181, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 181, 181 का आंसर कीजिएगा। जी जी रीना जी, इश्क हकीकी। हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी मुसलमान कवि को मुसलमानों द्वारा उपालंब सुनने को मिला था? ठीक है, ए जायसी, बी शेख नबी, सी उस्मान या डी नूर मोहम्मद। जी, अजय जी का आंसर आ चुका है 81 का, रीमा जी का आ चुका है, दिनेश जी का, अजय जी का डी डी, पंकज जी का नूर जी, वेरी गुड, नूर। चलिए, एक और कमेंट करके आप बताइएगा कि नूर मोहम्मद की फारसी में जो रचित ग्रंथ है उसका नाम क्या है? फारसी में रचित ग्रंथ का नाम बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर तो सही है डी, नूर मोहम्मद को जो है हिंदी भाषा में रचना करने पर, मुसलमान होने पर जो है उपालंब सुनने को मिला था, अर्थात उपालंब मतलब एक प्रकार से खरी खोटी सुनने को मिला था, उनका मजाक उड़ाया गया था एक। चलिए बताइए कौन सा होगा। जी, लॉक किया जाए रीना जी, जी सही है, एकदम सही आंसर आपका डी नूर मोहम्मद। बी आ रहा है पासवान जी का राधे श्याम, गलत आंसर है, बी नहीं होगा, शेख नबी नहीं, नूर मोहम्मद सही है। हाँ, कामयाब नाम से लिखते थे जी, वेरी गुड वेरी गुड अजय जी, उर्दू में वो कामयाब नाम से लिखते थे, ये भी लिख लीजिएगा। जो नूर मोहम्मद का उर्दू नाम था, उर्दू जो उनका नाम था वो था कामयाब। क्या नाम था? कामयाब नाम से लिखते थे। ठीक, मैंने पूछा आपसे उनकी फारसी भाषा में रचित उनके ग्रंथ का नाम बताइए कमेंट करके। न्यू स्टूडेंट कैलाश यादव, वेलकम कैलाश जी। चलिए, अनुराग बासरी, रीमा जी का आंसर आ रहा है अनुराग बासरी। जी गलत है, अनुराग बासरी नहीं है। फारसी में जो फारसी में जो उनका लिखित ग्रंथ है नूर मोहम्मद का, जो फारसी में लिखित ग्रंथ है उसका नाम आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी। फारसी में लिखित ग्रंथ का नाम, फारसी में लिखित रचित ग्रंथ का नाम, फारसी में रचित ग्रंथ का नाम। पंकज जी धन्यवाद।
जी जी, वेरी गुड, रीना जी का आंसर आया है। रोजतुल हकायक, क्या नाम था? रोजतुल हकायक, फारसी में इनके रचित ग्रंथ का नाम यही था। और उर्दू में ये कामयाब नाम से लिखते थे। फारसी में रचित ग्रंथ का नाम रोस्तुल हकायक। वेरी गुड रीना जी। चलिए 182 की तरफ चलते हैं। 182 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 182 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। 182 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि अनहलक मैं ही ब्रह्मा हूं की घोषणा किसने की थी? अनहलक मैं ही ब्रह्मा हूं की घोषणा किसने की थी? चलिए ऑप्शन है आपके, ए जायसी, बी मंसूर, सी अमीर खुसरो या डी कबीर। चलिए 82 का आंसर रीमा जी का आ चुका है, मंसूर। दिनेश जी का मंसूर। और भी आंसर आने दीजिए। मंसूर। चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। अजय जी का बी मंसूर। वेरी गुड। बहुत अच्छी तैयारी आप लोगों की। कल और इससे भी अच्छे क्वेश्चन, हाई लेवल के क्वेश्चन मैं ले आऊंगा प्रैक्टिस सेट में। आप रोज 2 बजे हमें ज्वाइन किया करिए स्टडी विद मी चैनल के प्लेटफॉर्म पे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम रोज 2 बजे लाइव आते हैं। चलिए मंसूर, मंसूर लॉक किया जाए। वेरी गुड मंसूर। तो सबके आंसर मंसूर आ रहे हैं। सबके आंसर मंसूर आ रहे हैं अभी तक, तो वेरी गुड मंसूर ही होगा। 182 का मंसूर। चलिए मंसूर जो है एक सूफी कवि है, या तसव्वुफ या सूफी काव्य के प्रवर्तक के रूप में इन्हें जाना जाता है। 1922 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में एक अब्दुल खलाफी नाम से थे, एक अब्दुल खलाफी नाम का कोई था, इन्होंने इन्हें फांसी की सजा सुनाई थी। ठीक है, 1922 ईस्वी में इन्हें फांसी की सजा हुई थी मंसूर को। ये जो है सूफी काव्य के प्रवर्तक के रूप में इन्हें जाना जाता है, या कवि के रूप में। ठीक है, तो ये जो है भारतीय अद्वैतवाद अर्थात अहम ब्रह्मास्मि से प्रभावित थे। भारतीय अद्वैतवाद के अहम ब्रह्मास्मि से प्रभावित थे। चलिए वेरी गुड। रीना जी आज करोड़पति बन के मानेंगे। वेरी गुड। हाँ सर, टेलीग्राम को कैसे? अभी मैं आपको बता रहा हूँ अजय जी। जी कैलाश जी का बी आ रहा है मंसूर। देखिए 1922 में इन्हें फांसी की सजा मिली थी। ठीक है, 1922 में इन्हें फांसी की सजा मिली थी। और ये भारतीय अद्वैतवाद के अहम ब्रह्मास्मि से प्रभावित थे। चलिए 182 का बी आंसर सही होगा। वेरी गुड। 183 की तरफ चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा जल्दी जल्दी। 183, नागमती वियोग खंड से, नागमती वियोग खंड से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ए झांसी के 12 मासा के रूप में नागमती के वियोग का मार्मिक चित्रण किया गया। चलिए ठीक है। ये बी, यह वियोग प्रवासजन्य विरह के अंतर्गत आता है। ठीक है। यह वियोग चैत्र मास से प्रारंभ होता है। चलिए ठीक है। डी, इस खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का उल्लेख उल्लेख भी किया गया है। चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। रुद्र जी का आंसर आ रहा है बी। चलिए रीना जी का आ रहा है 83 का सी। सी। ठीक है, दिनेश जी का आ रहा है बी। चलिए और आंसर आने दीजिए। रुद्र जी का बी आ रहा है, रीना जी का सी आ रहा है, अजय जी का ए आ रहा है। चलिए अजय जी आपका पहला क्वेश्चन, पहला ये क्वेश्चन जो आपका गलत मान हो रहा है। रीमा जी का आषाढ़ मास। वेरी गुड रीमा जी। 83 का सी। वेरी गुड। देखिए ए बी डी वाले सब गलत हैं। ए बी डी जो भी है, अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि 12 मासा के रूप में विरह विरह वर्णन देखने को मिलता है, तो ये तो सही होगा भैया। अजय जी ये सही होगा। और जो जो ये वियोग जो है चैत्र मास से नहीं प्रारंभ होता। कल एक क्वेश्चन कराया था, तो जो वियोग होता है वो आषाढ़ मास से प्रारंभ होता है। किस मास से? तो आषाढ़ मास से। इसलिए चीजों को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर कीजिएगा। वेरी गुड। 183 का सी सृष्टि जी, काफी लेट ज्वाइन करी आपने। 183 का सी। ठीक है, और पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजना, तो हीरामन तोता नाम से एक इसमें एक व्यक्तित्व है, मतलब कैरेक्टर है, अब इसके बारे में हम बताएंगे। तो उसने का वर्णन इसमें जायसी ने किया है। ठीक है, तो जो ऑप्शन जो सही होगा वो होगा सी। चैत्र मास से नहीं होगा, आषाढ़ मास से होगा। ठीक, आषाढ़ मास से। चलिए
आषाढ़ मास से प्रारंभ होगा दिनेश जी, वेरी गुड। चलिए कोई बात नहीं अजय जी, एक क्वेश्चन तो गलत होना बनता ही है। 184 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन को स्किप करते हैं, अधूरा क्वेश्चन है। 185 की तरफ चलते हैं। 185 क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। मिलान करना है प्रकाशन वर्ष के साथ, मिलान करना है प्रकाशन वर्ष के साथ। चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा, मिलान कीजिए। चंदायन दिया है, मृगावती दिया है, मधुमालती दिया है और पद्मावत दिया है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। चंदायन, मृगावती, मधुमालती और पद्मावत। सी आंसर आ चुका है रुद्र जी का। सी आंसर आ चुका है 2134 रुद्र जी। चलिए रीमा जी का आ रहा है। जी जी, वेरी गुड वेरी गुड। आषाढ़ मास। अब इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। दिनेश जी का आ रहा है सा आ रहा है, अर्थात बी आ रहा है। रीमा जी का 84 का बी, 84 नहीं 85 की तरफ, 85 की तरफ। रीना जी का मेरा सही है जी, रीना जी आपका एकदम सही है। रीना जी रीमा जी आप दोनों का सही है। नीरज जी का 84 का, 84 नहीं 85, 85 का बी आ रहा है दिनेश जी का। चलिए चंदायन की जो प्रकाशन वर्ष है कौन सा होगा? चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की। चंदायन किसकी रचना है? तो मुल्ला दाऊद की रचना है, तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या होगा? 1379। चलिए वेरी गुड। फिर मृगावती किसकी रचना है? अभी मैंने बताया कुतुबन की। मृगावती किसकी रचना है? 1503। वेरी गुड। चलिए मधुमालती किसकी रचना है? मंझन की रचना है, इसका प्रकाशन वर्ष 1545, 1545 ठीक है। और पद्मावती, पद्मावत 1540, ये किसकी रचना है? जायसी की। तो ऑप्शन जो एक है, दो है, तीन है, चार है, सबका सामने सामने प्रकाशन वर्ष लिखा गया है। 85 का बी आ गया है। नीरज जी का, रीमा जी का कोई बात नहीं। राधे श्याम जी का डी आ रहा है, राधे श्याम जी गलत है। सृष्टि जी का बी आ रहा है, तो बी वाले एकदम सही है। जिनका बी है एकदम सही है। 85 वालों को। ज्योति जी का आ चुका है बी, वेरी गुड। 85 बी आंसर सही है। 85 बी आंसर सही है, वेरी गुड। काफी अच्छी तैयारी आपकी है, बस क्वेश्चन को आराम से पढ़ के आंसर देना है। कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी है, धैर्य के साथ, धैर्य के साथ। अजय जी भी वेरी गुड। 186 की तरफ चलिए। क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं हमारे इस सेशन के, जितने भी क्वेश्चन थे खत्म हो चुके हैं। अब 5 मिनट हम वन लाइनर की तरफ ध्यान देते हैं। आपसे मैं प्रीवियस प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आदिकाल से रिलेटेड। चलिए देखते हैं कौन पहले आंसर करता है। रुद्र जी ए। चलिए ठीक है, बताइए। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? उत्तर अपभ्रंश को, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? जल्दी बताइए कमेंट करके। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? आंसर आ चुका है, पहला आंसर आ चुका है दिनेश जी का, गुलेरी जी। चलिए वेरी गुड। पहला आंसर किसका आया? दिनेश जी का आया। जी रीमा जी का गुलेरी, रीमा जी का गुलेरी। चलिए एक क्वेश्चन और इसी पे। उत्तर अपभ्रंश को अवहट्ट किसने कहा था? इसी के आधार पर बता दीजिए उत्तर अपभ्रंश को अवहट्ट किसने कहा था? चलिए बताइए। नेहा जी का, गुलेरी जी ने, वेरी गुड नेहा जी। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि उत्तर अपभ्रंश को अवहट्ट किसने कहा था? अवहट्ट किसने कहा था? मोटिवेशनल एजुकेशन जी, गुलेरी जी। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। उत्तर अपभ्रंश को अवहट्ट किसने कहा था? नीरज कुमार जी, गुलेरी जी। उत्तर पुरानी हिंदी गुलेरी जी ने कहा था। अवहट्ट किसने कहा था? अभी तक आंसर नहीं आया है अवहट्ट के। रीमा जी का गुलेरी। पुरानी हिंदी की बात नहीं, अब अवहट्ट किसने कहा था तो हम बता देते हैं। तो वो कहा था भोला शंकर व्यास ने, भोला शंकर व्यास ने। ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन का आंसर और कीजिएगा कि जो पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो को किसने पूरा किया था? उसका नाम बताइएगा।
पृथ्वीराज रासो को किसने पूर्ण किया था? क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो को किसने पूर्ण किया था? वेरी गुड दिनेश जी, भोला शंकर व्यास, वेरी गुड। ना ना, शुक्ल जी नहीं, अभट्ट भोला शंकर व्यास ने कहा था। ठीक है, चलिए अब ये बताइए, पृथ्वीराज रासो को किसने पूर्ण किया था? पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किसने किया था? चंदर बरदाई कृत है ये, पूर्ण किसने किया था? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट। जल्लड़, अजय जी का आंसर आ चुका है, जल्लड़। नीरज जी का जल्लड़। चलिए वेरी गुड, सबको पता है। अब इसी के आधार पर एक और बताइए, पौमचरियों को किसने पूर्ण किया था? पौमचरियों को किसने पूर्ण किया था? नाम बताइएगा। पौमचरियों को किसने पूर्ण किया था? पौमचरियों को किसने पूर्ण किया था? जल्दी जल्दी आंसर। पौमचरियों को किसने पूर्ण किया था? जी, जल्लड़ हो चुका है, पौमचरियों के बारे में बताइए। हाँ हाँ, चंद्र बरदाई के पूत जल्लड़ थे। अब पौमचरियों को किसने पूर्ण किया था? जी एकदम सही है, पौमचरियों को बताइए, पौमचरियों को किसने पूर्ण किया था? हाँ, चंद्रबरदाई के पुत्र जल्लड़ ने पूर्ण किया था पृथ्वीराज रासो को। अब बताइए, पौमचरियों को किसने पूर्ण किया था? जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। पौमचरियों को किसने पूर्ण किया था? त्रिभुवन, राधे श्याम जी का आंसर आ चुका है, त्रिभुवन। राधे श्याम जी का पहला आंसर आया है। ठीक है, वेरी गुड। राधे श्याम जी का पहला आंसर आया है, तो वो है स्वयंभू के पुत्र थे त्रिभुवन। किसने? स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने पूर्ण किया था, वेरी गुड। एक चीज और बताइए, पौमचरियों में कितनी संधियां हैं? कितनी टोटल कितनी संधियां हैं? संधियों की संख्या बताइए, संधियों की संख्या बताइए। नमस्ते सुनीता जी, काफी लेट ज्वाइन किया आपने। त्रिभुवन, वेरी गुड त्रिभुवन, सबके आंसर सही आ रहे हैं। अब आप बताइएगा, पौमचरियों को में कितनी संधियां हैं? पौमचरियों में कितनी संधियां हैं? चलिए वेरी गुड, पौमचरियों में कितनी संधियां हैं? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। पौमचरियों में कितनी संधियां हैं? पौमचरियों में कितनी संधियां हैं? कांड नहीं, संधियां बताइए। सात कांड कहाँ से हो जाएंगे? सात कांड तो, सात संधियां जोड़ी गई हैं, वो भी त्रिभुवन के द्वारा। पहले जो है स्वयंभू द्वारा इसमें 83 संधियां जोड़ी गई थी, 83 संधियां थी। फिर बाद में त्रिभुवन के, अरे, स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने इसमें 7 संधियां और जोड़ के टोटल कितनी संधियां कर दी थी? जल्दी बताइएगा, कितनी संधियां, संधियों की संख्या बताइए। संधियों की संख्या बताइए। तो संधियां होंगी टोटल 83 पहले और बाद में 7, टोटल 90 संधियां जोड़ी गई थी। कितनी? 90 संधियां जोड़ी गई थी, ठीक है, 90 संधियां जोड़ी गई थी। चलिए, हाँ ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। अभी तक हमारे आदिकाल के टोटल 20 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। कितने? 20 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। तो कल हम फिर इसी समय 2 बजे आपके साथ लाइव होंगे, तो हमें 2 बजे ज्वाइन कर लिया करिए। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अच्छे से तैयारी करते रहिए, क्योंकि दिन बीतते चले जा रहे हैं। दिसंबर में आपका पेपर है, और बिहार का तो अभी चुनाव डेट आ चुका है, तो वहाँ पे आचार संहिता लागू हो चुकी है। तो आपको निराश नहीं होना है, अभी बहुत सारे एग्जाम्स आपके सामने हैं। तो आप अच्छे से मेहनत करते रहिए, ठीक है। तो कल इसी समय फिर 2 बजे मिलते हैं। धन्यवाद।